कैसे 131 दिन की जंग ने दुनिया के आने वाले सालों का हिसाब किताब बदल दिया है। कैसे अमेरिका के 67% लोगों ने ही नहीं, सऊदी अरब जैसे देश ने भी ट्रंप से मुंह मोड़ लिया है। कैसे खमेनेई की 2000 किलोमीटर की अंतिम यात्रा ने शिया मुसलमानों को एक बड़ी कुर्बानी की याद दिला दी है। कैसे 250 साल का अमेरिकी जश्न ईरान से निकले 6 दिन के जनाजे के नीचे दब गया। कैसे इस लड़ाई से चीन का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा है और क्या ये उसके रवैये में भी झलक रहा है। क्या करे भारत, क्या है हमारी सबसे बड़ी जरूरत। सही है, ईरान ने हमले झेले, अमेरिका ने 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी 85 टारगेट्स पर निशाना लगाया। ये बातें, ये आंकड़े आपको सब गिनवा रहे होंगे, लेकिन मैं बताऊंगा कि ईरान ने, और ये जरूर देखिएगा, क्या ईरान ढीठ है या उसने इजराइल और अमेरिका की कोई बड़ी नब्ज पकड़ रखी है। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। यूट्यूब और भी बहुत सारी बातें बता रहा है, वो भी आपको बताऊंगा आखिर में। ईरान अब सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा, ईरान तस्वीरों की लड़ाई लड़ रहा है, नैरेटिव की लड़ाई लड़ रहा है, वो प्रतीकों की लड़ाई लड़ रहा है, भीड़ की लड़ाई लड़ रहा है, वो ध्यान खींचने की लड़ाई लड़ रहा है। ये वो खेल है जिसमें अमेरिका दुनिया का चैंपियन माना जाता है। अमेरिका ने दुनिया को दशकों तक सिखाया कि ताकत सिर्फ टैंक, जहाज और मिसाइलों की नहीं होती, ताकत तस्वीरों की भी होती है, टीवी की भी होती है, एयर टाइम की भी होती है, सोशल मीडिया की भी होती है। इस ताकत के पीछे घोषणाएं होती हैं, राष्ट्रपति का भाषण होता है, इसके पीछे देश का झंडा होता है, भीड़ होती है, राष्ट्रवाद होता है। लेकिन अब ईरान यही खेल अमेरिका के सामने खेल रहा है और वो जीत भी रहा है। शायद यही बड़ी वजह है कि ट्रंप को इतनी छल्लाहट है। वो खुद को खबरों के केंद्र में बनाए रखने के लिए अब उन्हें अपनी देश की फिक्र नहीं, अपनी जान की फिक्र हो रही है। कैसे उनकी जुबान भी अब लड़खड़ाने लगी है, ये सब बताऊंगा आगे। पहले जल्दी से छोटे में ताजा घटनाक्रम। 48 घंटे पहले तक सब कुछ पटरी पर लौटता दिख रहा था। अमेरिका कह रहा था कि बातचीत चलेगी, ईरान कह रहा था कि हां बातचीत चलेगी, लेकिन हॉर्मुज को समझिए, हमारी संवेदनशीलता को समझिए, बातचीत स्लो मोशन में हो रही थी। इन सब के बीच तेल का बाजार सांसें रोके खड़ा था, देख रहा था कि तेल के जहाज अलग अलग देशों को पहुंचे और पहुंच भी रहे थे। और भारत जैसे देश दुआ कर रहे थे कि बस अब ये आग और न भड़के, क्योंकि जब हॉर्मुज बंद होता है तो उसका असर भारत जैसे उन तमाम देशों पर पड़ता है जिनकी अर्थव्यवस्था तेल पर काफी हद तक निर्भर है। और फिर आया 4 जुलाई, अमेरिका के लिए 250वां जन्मदिन, जो राष्ट्रवाद, झंडों, भाषणों, आतिशबाजी से सजा था। लेकिन ठीक उसी समय ईरान में मातम का मंच तैयार हो रहा था। अयातुल्ला अली खमेनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो रही थी, शोक की लहरें उठ रही थीं और साथ ही साथ अमेरिका और इजराइल के खात्मे के नारे भी लग रहे थे। अमेरिका दुनिया को 250 सालों का इतिहास बता रहा था, कह रहा था कि यह कितना शानदार रहा। दूसरी तरफ ईरान बोल रहा था कि हम खत्म नहीं हुए हैं। ईरान कह रहा था कि जब कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा भी नहीं था, उससे हजारों साल पहले से ईरान की सभ्यता रही, दुनिया की सबसे बेहतरीन सभ्यताओं में एक। यही इस कहानी का टकराव है। एक तरफ जन्मदिन, दूसरी तरफ आक्रोश और बीच में शोक, एकजुट होने की मिसाल। ईरान ने इस अंतिम यात्रा को सिर्फ शोक सभा नहीं रहने दिया, उसने इसे राजनीतिक हथियार बना दिया। एक ही फ्रेम में 3 चीजें रख दी: दुख, निरंतरता और नियंत्रण। दुख खमेनेई के निधन का, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा नेता मारा गया। निरंतरता, क्योंकि लीडरशिप के खत्म होने, ईरान के नेताओं के मारे जाने और अमेरिका और इजराइल के दावों और हमलों के बीच भी व्यवस्था नहीं टूटी। नियंत्रण इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को एक नैरेटिव में बांधा गया। कुछ ऑब्जर्वर्स ने इसे
इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय भीड़ों में शामिल किया। यह कोई जनमत संग्रह नहीं था, लेकिन इसे जनमत संग्रह की तरह पेश किया गया। यही एक मौके को हमदर्दी और समर्थन में बदलने की ताकत रखने वाली बड़ी चाल है। अमेरिकी जानकार कहते हैं कि यह मूल रूप से एक राजनीतिक कार्यक्रम था जिसे धार्मिक रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी कुल मिलाकर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ईरान अमेरिका से कहीं आगे दिखा, और लोगों में जो संदेश गया वो ये कि ईरान का वजन बढ़ा है, अमेरिका से ज्यादा है। शायद यही ट्रंप की चिढ़ की असली वजह है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के रियलिटी शोज में हिस्सा लेते रहे हैं और वो उन्हीं से लोकप्रिय हुए हैं। वो दुनिया को भी एक रियलिटी शो की तरह देखते हैं, एक ऐसा शो जिसमें हर बार वही विजेता बनना चाहते हैं। लेकिन इस बार ईरान ने ऐसा नहीं होने दिया, और शायद इसी खीज में अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए। ट्रंप तो इतना झुंझला चुके हैं कि अब वो ईरानी नेताओं को अंग्रेजी में स्कम बुलाते हैं, जिसका मतलब है कमीना, नीच, घटिया आदमी। जब ट्रंप ने यह बयान दिया तो वो टर्की में नेटो देशों के समिट में हिस्सा ले रहे थे। वो इतना बौखलाए हुए थे कि उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जगह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान बोल गए। I told this story yesterday. We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan. Islamic Republic of Japan. जब ट्रंप टर्की से वापस अमेरिका जाने के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि वो ईरान की हिट लिस्ट में इस समय पहले नंबर पर हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश का नेता इतना डरा हुआ था कि वो उस एयरफोर्स 1 विमान से वापस नहीं गया जो कतर ने उसको तोहफे में दिया था, बल्कि वो एक पुराने एयरफोर्स 1 में लौटा। ट्रंप के डर का एक और उदाहरण देखिए। अपने विमान में जब वो पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने पत्रकारों से कहा, खिड़कियों को ढक दीजिए क्योंकि ये एक खतरनाक उड़ान है। वो विमान पर ईरान के हमले की आशंका जता रहे थे, और इसी बातचीत में उन्होंने ईरान के नेताओं को स्लीज बैग्स कहा, मतलब घटिया लोग। ये उसी ट्रंप की भाषा है जिसे मुकाबले जीतने का शौक रहा है, चाहे वो टीवी शो का मुकाबला हो, चाहे बॉक्सिंग का मैच हो या फुटबॉल का। ट्रंप हमेशा अपनी टीम को जिताने की कोशिश करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच के दौरान ट्रंप ने फीफा पर दबाव डाला। अपने देश के एक खिलाड़ी को दिखाया गया रेड कार्ड वापस करवा दिया, और शायद ट्रंप ईरान के साथ युद्ध को भी ऐसा ही मुकाबला मानने की भूल कर बैठे हैं। लेकिन इस युद्ध के नियम ट्रंप नहीं, ईरान तय कर रहा है, और यही ट्रंप के डर और बौखलाहट की बड़ी वजह है। जून 2001 भारत में एक साथ एक ही दिन 2 फिल्में रिलीज हुई। एक थी सनी देओल की गदर और दूसरी आमिर खान की लगान। दोनों सुपरहिट। लेकिन 2026 में अमेरिका का गदर ईरान की लगान वाली स्क्रिप्ट के सामने जीतता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसा ही लगान ईरान हॉर्मुज में वसूलना चाहता है। वो कहता है कि जहां जहां उसका पानी है वहां वहां उसका नियंत्रण है। अमेरिका इस जलमार्ग को जल्द से जल्द खुलवाना चाहता है। ईरान ऐसा नहीं होने दे रहा। ईरान इस 34 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते को दुनिया की सबसे बड़ी बार्गेनिंग यानी सौदेबाजी की टेबल बना रहा है, और ये एक ऐसी टेबल है जिसके इर्द गिर्द मौजूद देश भी अब खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दे पा रहे। जो सऊदी अरब पहले चाहता था कि अमेरिका ईरान का हिसाब कर दे, वही सऊदी अरब अब अमेरिका से आंखें फेरने लगा है। जून के आखिरी हफ्ते में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी के देशों में गए। वो यूएई गए, कुवैत गए, बहरीन गए, लेकिन सऊदी अरब नहीं गए। उससे पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस के राष्ट्रपति के नियंत्रण के बावजूद G7 की बैठक में शामिल होने नहीं गए, क्योंकि वहां उनको ट्रंप से मिलना पड़ता। ये 2 घटनाएं बताती हैं कि अभी सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते कहां खड़े हैं।
ध्यान रहे ये वही सऊदी अरब है जिसके सामने 1970 के दशक में अमेरिका को गिड़गिड़ाना पड़ा था। तब ओपेक देशों ने अमेरिका समेत पश्चिम के कई देशों को तेल देना बंद कर दिया था। ओपेक की अगुवाई सऊदी अरब कर रहा था। तब अमेरिका को सऊदी अरब से विनती करनी पड़ी थी और तब अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब तेल की कीमतों को अमेरिकी डॉलर में बेचने को राजी हुआ था और यहीं से पेट्रो डॉलर की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब उसी सऊदी अरब ने अमेरिका से दूरी बनानी शुरू कर दी है। यहां तक कि उसने ईरान के खिलाफ हमले के लिए अपने एयर बेसिस का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को इजाजत तक नहीं दी। हालांकि जब अमेरिका ने कहा कि फिर वो सऊदी अरब को हथियार और उपकरण नहीं देगा, तब जाकर सऊदी अरब ने इजाजत दी। सऊदी अरब कहीं ना कहीं स्वीकार कर चुका है कि अमेरिका के साथ से अच्छा वो ईरान के साथ रहे। इसी बीच ओमान और कतर जैसे देश भी ईरान से बात कर रहे हैं। ओमान तो चाहता है कि ईरान को हॉर्मुज में एक पुख्ता रोल मिले। उसका कहना है कि यहां से गुजरने वाले जहाजों से ईरान सर्विस फीस वसूले। यानी अमेरिका अपने दुश्मन ईरान से तो लड़ ही रहा है, पर जो देश उसकी हां में हां मिलाते थे उनके तेवर भी बदले हुए हैं। इस युद्ध से ट्रंप के सबसे करीबी की हालत सबसे ज्यादा खराब है। उसकी कुटिल मुस्कान और उसकी चाल की अकड़ दोनों गायब हैं। बात इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की। उसने इस जंग को खुद को बचाने और जेल न जाने के लिए ढाल बना लिया है। दरअसल नेतन्याहू अपने ही देश में इस वक्त बुरी तरह घिरे हुए हैं। उन पर कई गंभीर कानूनी मामले चल रहे हैं जिनमें उनका जेल जाना तय माना जा रहा है और इसी से बचने के लिए वो इस युद्ध को एक लंबी लड़ाई में बदलना चाहते हैं। इजराइल के कई अखबारों ने इस बात को छापा है कि जब भी नेतन्याहू को किसी मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट से बुलावा आता है तो वो ये कहकर नहीं जाते हैं कि वो सेना अध्यक्ष या सेना के किसी बड़े अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं। यानी नेतन्याहू देश के लिए लड़ाई लड़ने का बहाना बनाकर खुद को जेल जाने से बचा रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि कैसे वो ट्रंप की गालियां सुन चुके हैं। इस पर हमारा वीडियो काफी देखा जा चुका है। आपने न देखा हो तो समय निकालकर जरूर उसको देख लें। जरूरी सवाल, अभी जो हमले हो रहे हैं वो लड़ाई है या लड़ाई की नौटंकी है? खुद अमेरिका के कई जानकार और लिखने वाले इस पर अपनी बात रख चुके हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि ट्रंप खुद नहीं जानते कि वो ये डील चाहते हैं या नहीं। अमेरिका का बड़ा चैनल CNN बातचीत में धीमी चाल से ट्रंप अपना संयम खो रहे हैं। खासकर परमाणु हथियार के मुद्दे पर ईरान की ढीली चाल वॉशिंगटन को समझ नहीं आ रही। ट्रंप फौरन डील करना चाहते हैं लेकिन ईरान फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। ट्रंप निराशा में हमला कर रहे हैं। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती मिड टर्म चुनाव और उनकी लगातार घटती लोकप्रियता है। ईरान की धीमी रफ्तार की एक वजह यह भी है कि ईरान को मालूम है कि इस मुद्दे पर ट्रंप अपने ही घर में फंस चुके हैं और ईरान दुश्मन की इसी कमजोरी का भरपूर फायदा उठा रहा है। स्थिति की विडंबना देखिए, कहां तो ट्रंप और नेतन्याहू का इरादा था कि ईरान में तख्ता पलट कर देंगे और कहां अब ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की कुर्सी आज खतरे में है। इस जंग के बाद सबसे मजबूत बनकर उभरा है चीन। चीन ने युद्ध से पहले इतनी मात्रा में तेल रिजर्व कर लिया था कि वो 4 महीने से इसी तेल का इस्तेमाल कर रहा है और अब हालत यह है कि वो अपनी रिफाइनरी से निकला पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल दुनिया को बेचने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि चीन इस महीने 30 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा रिफाइन किया हुआ तेल दुनिया को बेचेगा। फैसला यह बताता है कि चीन को विश्वास है कि हाल के तमाम छोटे मोटे हमलों के बावजूद ट्रंप कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करने वाला। वो इन हमलों को एक तरीके से नाटक मानता है। चीन को दूसरा फायदा यह भी हुआ कि इस युद्ध ने तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को डरा दिया है और वहां खोज हो रही है ऊर्जा के विकल्पों की। आज दुनिया भर में
चीन में बने सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस बीच चीन ने खुद को एक स्थिर यानी स्टेबल सुपर पावर के तौर पर भी पेश किया है और पर्दे के पीछे उसने शांति समझौता कराने में भी अपनी भूमिका निभाई और ईरान के साथ वो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और अब बात भारत की। ये बड़ा सबक है। अच्छी बात यह है कि इस युद्ध से बढ़ी तेल की कीमतों के बावजूद भारत ने स्थिति को काफी हद तक संभाले रखा। अब भारत को अपने तेल के रिजर्व को बढ़ाना होगा, ऊर्जा के नए रास्ते तलाशने होंगे। लेकिन भारत को और भी एक काम करना होगा, बताऊंगा आगे। बड़ी तस्वीर देखते हैं। दुनिया बदल रही है। इस बदलाव की वजह, सबसे बड़ी वजह, दो युद्ध हैं। एक तरफ रशिया यूक्रेन, 4 साल, लाखों मारे गए और हासिल क्या हुआ? यूक्रेन के कुछ हिस्से। उधर यूक्रेन के ड्रोन अब रूस के अंदर तक यानी साइबेरिया तक हमले कर रहे हैं। क्रेमलिन में अब चर्चा चल रही है, वन मस्ट नो व्हेन टू स्टॉप। कब रुकना है यह पता होना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान। अमेरिका ने सोचा था कि वहां भी वेनेजुएला जैसा होगा, जाएंगे जीतेंगे लौटेंगे। फरवरी 2026 में ट्रंप ने जो सोचा वही पुतिन ने फरवरी 2022 में सोचा था। दोनों फंस गए हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं। हार्वर्ड के प्रोफेसर स्टीवन वोल्ट ने पत्रिका फॉरेन पॉलिसी में लिखा, यूक्रेन और ईरान रूस और अमेरिका की महत्वाकांक्षाओं के काल साबित हो सकते हैं। यूक्रेन ने एक वैश्विक सैन्य शक्ति के तौर पर रूस की साख को नुकसान पहुंचाया है। यह पुतिन की अजेय होने की छवि को उसी तरह कमजोर करता है जैसे गल्फ में अमेरिका और ट्रंप की स्थिति को ईरान ने कमजोर किया। यानी दोनों सुपर पावर्स, महाशक्तियों की साख गिरी है एक साथ। वो दिन गए जब दुनिया का एक दादा होता था और सब उस दादा की बात सुनते थे। ये उसके बाद की दुनिया है। इसके परिणाम क्या होंगे? जो देश पहले यूएस या रशिया के हथियारों पर निर्भर थे, जैसे यूरोप और भारत, उन्हें अपने सैन्य साजो सामान को अब खुद बनाना होगा। इसका एक और बहुत बड़ा और खतरनाक असर हो सकता है। परमाणु हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो सकती है। जो देश देख रहे हैं अमेरिका अपने सहयोगियों की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। और भारत, एक तरफ कमजोर होता अमेरिका, दूसरी तरफ उभरता, मजबूती से उभरता चीन। बीच में एक मौका जरूर है, लेकिन यह मौका हमें तभी मिलेगा जब हमारे पास एक साफ दृष्टि हो, एक निष्पक्ष आवाज हो, एक सोची समझी रणनीति हो। अभी तक हमारी आवाज इस बदलती दुनिया में सुनाई नहीं दे रही है। दुनिया बदल रही है। बड़ा सवाल है कि क्या हम भी बदल रहे हैं? आप अपनी राय इस बारे में मैसेजेस में भेजें। मैं आपके संदेश पढ़ूंगा। लगातार आपके संदेश पढ़ रहा हूं। बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। आपके जो संदेश आए हैं उनमें से एक है मायूदीन, जो कह रहे हैं आपका प्रोग्राम बहुत बेस्ट है। मुकाबला जैसा प्रोग्राम भी वीक में एक बार करें। मुकाबला की आपने याद दिलाई। ये बहस का जो आप कार्यक्रम आजकल देखते हैं टीवी पर, उसकी शुरुआत मुकाबला से हुई थी। हिंदी में पहला टेलीविजन पर डिबेट का शो था मुकाबला। सतेंद्र कुमार भटनागर, दिबांग जी, यू आर राइट, गवर्नमेंट इज यूजिंग ऑयल प्राइसेस एज ए वेपन ड्यूरिंग द इलेक्शंस। टाइम हैज कम when people should understand this gimmick and vote intelligently। कह रहे हैं कि सरकार जो है वो तेल की कीमतों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। इस बारे में हमारा वीडियो हमने कल दिखाया था, आपने देखा होगा, जरूर देखिए। धन्यवाद। श्रीनिवास शर्मा कह रहे क्या करें, एक वोट देने के बाद 5 साल तक धोखा खाना पड़ता है। वास्तव में हमारे देश में लोकतंत्र व्यवस्था फेल हो चुकी है। मुझे ऐसा नहीं लगता लोकतंत्र है हमारे देश में। जागरूकता होनी चाहिए। जनता जब जगेगी तभी हमारा लोकतंत्र और कारगर होगा।
और यह है तनिष्का सिंह, आपकी पत्रकारिता न्यू कमर पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का काम करेगा। बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें। क्यों ऐसा नहीं करते कि इसको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें शामिल करें। धन्यवाद।